हमारे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट है, सबको वेलकम कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, डेली वीडियो सामने आता है, आप उसका जो है प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपको बहुत ही आसान है। क्योंकि यहाँ पे जो चाइल्ड हेल्थ में पढ़ना है वो MSN में भी पढ़ना है। तीन जो आपका सब्जेक्ट है वो तो एक दूसरे से रिलेटेड है। एक दूसरे से रिलेटेड बीमारी जो यहाँ भी पढ़ना है वहाँ भी पढ़ना है, जो चाइल्ड हेल्थ में पढ़ना है वो MSN में भी पढ़ना है। तो इस करके जो है आप कहीं एक जगह आकर याद कर लेते हैं तो आपका दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जो है और बाकी जब एग्ज़ाम का नज़दीक समय आ जाएगा तो हम इसका प्रिपरेशन जो है और कराएंगे भी प्रैक्टिस। तो फिलहाल आप लोग जो भी पढ़ते हैं तो अभी ध्यान से पढ़िए, ताकि जब हम इसका जो है रिव्यू करवाएं, जब हम इसका रिवीजन करवाएं तो आपको सीधा दिमाग में फटाफट चीज़ें आने लगे, ठीक है। तो इसके लिए अभी मेहनत कर लीजिए, बाकी हम लोग आपको एग्ज़ाम के लिए हर एक चीज़ कराएंगे भी, ठीक है। चलिए, फिलहाल यहाँ पे जो है आज हम लेकर आए हैं क्या चीज़, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के ऊपर प्रश्न है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के प्रश्न है, जैसा कि हम लोग उस दिन बताए थे कि जो है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के बारे में देखेंगे, यानी फैलोट का चतुष्क या टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के बारे में, जो कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है, TOF इसको बोला जाता है। और एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मेंटल रिटार्डेशन, यानी मंदबुद्धि या बुद्धि में हरास जिसको बोलते हैं, तो वो देखेंगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग शॉर्ट के लिए। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये जो है टेट्रालॉजी ऑफ जो फैलोट है, ये टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट जो है ये होता है फैलोट का चतुष्क। मतलब जो फैलोट है उसमें जो है चतुष्क होता है, मतलब चारों भाग में जो है डिजीज हो जाता है, समझ गए ना। यह जो है इसमें हृदय में एक साथ 4 विकार उपस्थित रहते हैं। देखिए, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, टेट्रालॉजी का मतलब होता है टेट्रा मतलब कहा जाए तो 4 होता है, समझ गए ना। तो ये जो है एक साथ हृदय में 4 समस्या उपस्थित होता है, यानी 4 जो है विकार उत्पन्न होता है, यानी उपस्थित रहता है। और यही जो है अतः इसे टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट कहते हैं, समझ गए। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट किसे बोलते हैं, तो इसमें हृदय में एक साथ 4 विकार उपस्थित रहते हैं। मतलब जो आपका हार्ट है, बच्चा के जो हार्ट होता है, उस हार्ट में एक साथ में जो है 4 समस्या उपस्थित रहता है, 4 विकार उपस्थित रहता है। और इसे ही जो है हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट बोलते हैं, समझ गए। चलिए, यह देहनशीलता हृदय रोग मतलब CHD मतलब साइनोटिक हार्ट डिजीज का सर्वमान्य प्रकार है। देखिए, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट जो है TOF जो है, यह क्या है, देहनीलता हृदय रोग मतलब साइनोटिक हार्ट डिजीज का सर्वमान्य प्रकार है। ये किसका प्रकार है, CHD का, साइनोटिक हार्ट डिजीज, मतलब जिसमें शरीर नीला दिखता है, उसमें जो है आपका उसका ये सर्वमान्य प्रकार है, कौन, TOF, समझ गए ना। चलिए, अगर आपसे पूछेगा कि TOF जो है किसका एक अच्छा जो है प्रकार है, बढ़िया प्रकार है, तो CHD कहा जाए तो साइनोटिक हार्ट डिजीज का, समझ गए, जिसको देहनीलता हृदय रोग बोलते हैं, समझ गए ना। चलिए, अब देखिए, फिगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। यह एक नॉर्मल हार्ट है, ठीक है, और ये जो है आपका टेट्रालॉजी वाला है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा, दोनों के फिगर में जो है आपको अंतर दिख रहा होगा। अंतर दिख रहा है ना, कुछ अंतर तो ज़रूर दिख रहा होगा। जैसे देखिए, ए वाला जो आपका वेंट्रिकल है, ए वेंट्रिकल को देख रहे हैं, ए वाला वेंट्रिकल को यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें सट चुका है। ये नॉर्मल वाला है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ये सट चुका है। यहाँ पे ये नीलता वाला से ये जो आपका यहाँ है, इससे जो है आपका ये सट चुका है, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए, और ये जो वेंट्रिकल है, ये आपका राइट वेंट्रिकल से जो है सट चुका है, देख सकते हैं, ये दोनों वेंट्रिकल आपस में सट चुका है, ठीक है। उसके बाद है ये जो है इसमें संकुचन आ गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए पल्मोनिक स्टेनोसिस, इसमें क्या है, संकुचन है। पहले यहाँ देखिए कितना अच्छा से फ्रेश है, सटा हुआ है, लेकिन इसमें देखिए कितना जो है पतला सा संकुचित हो गया है ना। उसके बाद है ओवरराइडिंग अर्टोरा। अब इसमें जो अर्टोरा है, ये देख रहे हैं, बहुत मतलब अलग विभिन्न प्रकार के जो है चित्र बन चुका है, देख रहे हैं, तमाम समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो गया है। मतलब एक साथ 4 प्रकार के प्रॉब्लम दिखाई देता है, 1 2 3 4। ओवररोडिंग अर्टोरा में ओवररोडिंग हो जाता है, ओवरराइडिंग हो जाता है अर्टोरा का। पल्मोनिक जो होता है वो उसमें संकुचन आ जाता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही जो है आपका क्या होता है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट होता है, कि हृदय में एक साथ 4 समस्या 4 विकार उपस्थित रहता है, उसी को टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए,
इसमें निम्न 4 असमानताएं पाई जाती है। चूँकि 4 समस्या उत्पन्न होता है, 4 विकार उपस्थित रहता है, तो वह 4 विकार कौन कौन से होता है, तो यहाँ पे देखिए पल्मोनरी धमनी का संकुचन, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ऊपर हम लोग देखे हैं ना पल्मोनिक स्टेनोसिस, तो यही है पल्मोनरी धमनी का संकुचन। संकुचन कैसे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका देखिए ए वाला और इसका देखिए ए वाला कितना श्रिंक कर गया, कितना पतला हो गया, संकुचित हो गया है ना, तो यही होता है आपका पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाता है। पल्मोनरी धमनी का संकुचन हो गया है, पहला ये हो गया। दूसरा जो होता है नीलय भीति विकार, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वीएसडी होता है, समझ गए ना। वीएसडी मतलब वी से वेंट्रिकुलर, एस से सेप्टल और डी से डिफेक्टेड। नीलय भीति वेंट्रिकुलर क्या होता है, नीलय होता है ना, यही चीज़ें है। नीलय भीति विकार होता है, डिफेक्ट मतलब विकार, और सेप्टल मतलब भित्ति, समझ गए ना। वीएसडी याद रखिएगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, समझ गए। तीसरा है दाहिने नीलय की अतिवृद्धता, राइट वेंट्रिकुलर। देखिए राइट वेंट्रिकुलर में कितना ज़्यादा वृद्धि हो चुका है, समझ गए ना। ये देख रहे हैं ये वाला कितना ज़्यादा जगह हो चुका है इसमें, कितना ज़्यादा इसमें जो है ये वेंट्रिकुलर जो है कितना ज़्यादा इसमें देख रहे हैं ना जगह हो चुका है, जबकि यहाँ पे देखिए कितना कम जगह है, तो इसका जो है कितना ज़्यादा इसमें जगह हो चुका है। तो यही जो है आपका हाइपरट्रोफी होता है राइट वेंट्रिकुलर में, समझ गए। तो ये चीज़ें होता है, तो ये चीज़ें है दाहिने नीलय जो होता है, दाहिने नीलय की अतिवृद्धता, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होता है, वीएसडी होता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है। चौथा है महाधमनी की दाईं तरफ खिसकना, डेक्स्ट्रा पोजीशन ऑफ अर्टोरा। अब यहाँ पे देखिए अर्टोरा जो है देख रहे हैं ना, अर्टोरा ये जो ओवरलोडिंग अर्टोरा जो है, ये अर्टोरा देख रहे हैं यहाँ पे है दाहिने ओर खसक चुका है, देख रहे हैं ना, ये वाला है, मतलब इधर है तो यह इधर ज़्यादा आ चुका है, देख सकते हैं इधर दाहिने की तरफ ज़्यादा खसक चुका है। इस लाइन से मैच कीजिए ना, इस लाइन से मैच कीजिए, देख रहे हैं ऐसे आता है, जबकि ये सीधा मिल जाएगा इसमें, बट ये देख रहे हैं इधर खसक चुका है अर्टोरा। तो ये दाहिने जो महाधमनी है वो क्या होगा, दाहिने तरफ खिसक गया, महाधमनी का दाईं तरफ खिसकना, डेक्स्ट्रा पोजिशन ऑफ अर्टोरा। तो ये जो है टेट्रालॉजी ऑफ फाइलेट याद रखना पड़ेगा, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। पल्मोनरी स्टेनोसिस मतलब पल्मोनरी धमनी का संकुचन, वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्टेड, समझ गए। नीलय भीति में क्या चीज़ है, नीलय भीति विकार, वीएसडी, और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मतलब हाइपरट्रोफी का मतलब दाहिने नीलय की अतिवृद्धता, समझ गए, अतिवृद्धि नीलय में ही प्रॉब्लम होता है। उसके बाद है महाधमनी का दाईं तरफ खिसकना मतलब डेक्स्ट्रा पोजीशन ऑफ अर्टोरा, समझ गए, मतलब जो है ये 4 बीमारी होता है और ये 4 बीमारी आपको यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये सब प्रैक्टिस करने का चीज़ है, प्रैक्टिस कीजिएगा दिमाग में रहेगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा नहीं दिमाग में रहेगा, क्योंकि यह सब जो है प्योरली साइंस है, ठीक है। देखिए अब इसमें लक्षण क्या क्या होगा, अगर किसी को जो है TOF होता है तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देता है, तो देखिए देह नीलता व आश्वासन दौरे, साइनोटिक एंड अनॉक्सिक ऑफ रेडिंग और टोरा स्पेल, ठीक है। देखिए लक्षण दिखाई देगा कि देह नीलता, या जो है चूँकि देह नीलता होता ही है, साइनोटिक हार्ट डिजीज होता है, तो देह जो है नीला होने लगता है, और अश्वसन दौरे होने लगता है, मतलब श्वसन नहीं पड़ेगा, दौरा पड़ने लगता है, सीजर होने लगता है। ब्लू बेबी होठ व नाखूनों का नीला पड़ना, अब जो ब्लू बेबी होठ होता है मतलब जो बच्चा होता है उसका होठ और नाखून जो है नीला पड़ने लगता है, समझ गए। श्वसन कष्ट, डिस्पेनिया होने लगता है, श्वसन में कष्ट होने लगता है, ठीक है। 2 वर्ष की कम उम्र के बाद 2 वर्ष की उम्र के बाद हाथ पैरों की उंगलियों को छोड़ मुगदराकार हो जाता है, क्लबिंग हो जाता है, ठीक है। देखिए 2 वर्ष के बाद जो है हाथ पैर की उंगलियों को छोड़, हाथ पैर का जो उंगली का जो छोर होता है वो क्या हो जाता है, मुगदराकार हो जाता है, तो एक क्लबिंग हो जाता है, समझ गए। और उसके बाद है मंद शारीरिक वृद्धि होता है, मतलब जो शरीर का वृद्धि होता है मंद हो जाता है, क्योंकि अच्छा से उसको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, जब ब्लड सही से नहीं पंप होगा तो ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा शरीर को, तो इसके लिए जो वृद्धि है वो आवश्यक वृद्धि रुक जाएगा, ठीक है। तीसरे बाएँ इंटरकोस्टल स्पेस से अधिक सिस्टोलिक मरमर ध्वनि आना। अब हम लोग जानते हैं कि जब हार्ट में प्रॉब्लम कोई होता है तो वहाँ से जब प्रेशर नहीं बनेगा ब्लड का अच्छा से, तो क्या होगा कि उसमें से क्रैकल का आवाज़ आएगा, मरमर की आवाज़ आता है, समझ गए। तो ये सब लक्षण दिखाई देता है। क्या क्या लक्षण होता है टेट्रालॉजी वाले पेशेंट को,
तो सबसे पहले है कि देह नीलता होगा, आश्वासन होगा, दौरा पड़ेगा, ब्लू बेबी होठ मतलब होठ और नाखून बच्चा का नीला होने लगेगा, और श्वसन में कष्ट होने लगेगा, डिस्पेनिया होने लगेगा। 2 वर्ष के बाद जो हाथ पैर का जो उंगली का जो छोर है आगे वाला, उसमें जो है मुद्राकर हो जाएगा, क्लबिंग हो जाएगा, ठीक है। मंद शारीरिक वृद्धि, चूँकि ब्लड सही से नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मंद शारीरिक वृद्धि होगा ही होगा। तीसरे बाई इंटरकोस्टल स्पेस से विशेष सिस्टोलिक मरमर ध्वनि आना, जो तीसरे बाएं इंटरकोस्टल स्पेस है जहाँ से ध्वनि आता है आवाज़, वहाँ से मरमर का आवाज़ आएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका ये सब जो है ये चीज़ लक्षण दिखाई देता है TOF वाले में। अब हम लोग चलते हैं इसके निदान देखते हैं कि इसका निदान जो है क्या क्या हो सकता है, डायग्नोसिस, ठीक है। तो ये चूँकि हार्ट का बीमारी है तो ये हार्ट का बीमारी है तो ये जो है इसमें क्या क्या होता है देख लीजिए। एक्सरे चेस्ट का तो होगा ही होगा, इकोकार्डियोग्राफी इको होता है, ECG होगा, ठीक है। उसके बाद है परिश्रवण मतलब ऑस्कुलेशन होता है, ठीक है। ऑस्कुलेशन ये सब परीक्षण का एक आपका आधार है। इकोकार्डियोग्राफी होता है, इको होता है। वक्ष एक्सरे मतलब चेस्ट एक्सरे, ECG मतलब ECG होता है। चूँकि यह चेस्ट के हृदय हमारा चेस्ट के आसपास है तो उसके लिए ये सब किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जाता है, जो कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जाता है। एंजियो कार्डियोग्राफी होता है, समझ गए, एंजियो कार्डियोग्राफी होता है। तो ये सब जो है डायग्नोसिस होता है। अगर किसी को हार्ट में प्रॉब्लम इस प्रकार से होता है, चाहे VSD हो, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो, चाहे वो आपका डेक्स्ट्रा ऑफ आर्टोरा ओवरलोडिंग हो, तो वो सब चीज़ें होता है। तो ये चीज़ें है, समझ गए। या आपका पल्मोनरी स्टेनोसिस हो तो चेक ये सब किया जाता है, समझ गए। चलिए तो क्या क्या निदान हम लोग देखे हैं। देखिए हार्ट वाला पेशेंट को अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम होता है तो निदान क्या क्या करते हैं, एक्सरे करवाते हैं, ECG करवाते हैं, या इकोकार्डियोग्राफ कराते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करवाते हैं, या परिश्रवण, ठीक है। हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसका जो है शारीरिक परीक्षण करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद है कार्डियक कैथेटराइजेशन होगा, एंजियो कार्डियोग्राफी होगा। तो ये सब जो है प्रबंध में आप लोग ये सब लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम चलिए मैनेजमेंट में देखते हैं इसका प्रबंध जो है कैसे कैसे क्या चीज़ का प्रबंध किया जाएगा, ठीक है। देखिए इसका अस्थायी उपचार शैल क्रिया है। अब जिसमें TOF होता है तो इसका अस्थायी परमानेंट इलाज एक ही है, वो है सर्जरी शैल क्रिया, ठीक है। दूसरा है छोटे छोटे आहार देकर पोषण स्तर बनाए रखना। अब जिसका भी अगर TOF होता है, जब तक इसका सर्जरी नहीं है तब तक अगर ज़िंदा रखना है तो इसको जो है सही से आहार पोषण देकर इसको जो है आप क्या करेंगे, ऊर्जा शरीर में देंगे और ये व्यक्ति जिंदा रह सकता है, ठीक है। तीसरा है आपका बच्चे को आराम दे व कम से कम श्रम करने दें। अब जिसको हार्ट में प्रॉब्लम है उससे ज़्यादा काम करवाएंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम कठिनाइयाँ होने लगेगा, ठीक है, श्वसन से संबंधित या और कुछ से संबंधित। क्योंकि काम करने पर हमारा ऊर्जा क्या होता है, शरीर का खपत खर्च होता है और जो है बनते रहता है, खर्च होता है। तो वहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होगा काम करने में, जो कि वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, इसलिए काम कम करवाएंगे, ठीक है। संक्रमण की रोकथाम हेतु एंटीबायोटिक थेरेपी प्रदान करें। अब जो बीमारी से ग्रसित होता है उसको संक्रमण के बहुत खतरा होता है तो उसके लिए एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे संक्रमण की रोकथाम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है देह नीलता के दौरों का प्रबंध के लिए बालक नीच चेस्ट स्थिति प्रदान कर ऑक्सीजन देनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है देह नीलता दौरे मतलब जो है आपका अभी ऊपर देखे हैं ना कि देह नीलता मतलब साइनोटिक है ना, साइनोटिक सीजर के लिए जो है क्या करेंगे, इसके प्रबंध के लिए देह नीला ना हो इसके लिए ऑक्सीजन देंगे। और ये ऑक्सीजन कैसे प्रदान करेंगे, नीच चेस्ट पोजीशन, घुटने और जो वक्ष का पोजीशन होता है तो ये जो है घुटना वक्ष के पोजीशन में रखकर ऑक्सीजन उसको जो है बच्चे को देंगे, जिससे उसका देह नीलता दूर हो सकता है। तो ये सब प्रबंध होता है। देख लीजिए प्रबंध में क्या क्या था कि सर्जरी होगा, इसका छोटे छोटे एक पोषण स्तर देंगे जिससे पोषण बनाए रखे, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आराम दिलाएंगे, संक्रमण हेतु जो है एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, बच्चों को देह नीलता को रोकने हेतु जो है नीच चेस्ट पोजीशन में ऑक्सीजन देनी चाहिए, समझ गए। तो ये चीज़ समझ गए। चलिए अब इसमें जो सर्जिकल प्रबंध होगा क्या क्या होगा, चूँकि हम लोग ऊपर देखे हैं कि इसमें का परमानेंट इलाज जो है सर्जरी है, ठीक है। तो देख लीजिए सर्जरी में क्या क्या होगा, समझ गए। देखिए शुरू में उपशामक शैल क्रिया मतलब पैलिएटिव सर्जरी की जाती है तथा 5 से 6 वर्ष की उम्र में अस्थायी शल्योपचार टोटल करेक्शन किया जाता है। देखिए शुरू में उपशामक शैल क्रिया पैलेटिव सर्जरी की जाती है, मतलब जो बच्चा होता है तो अगर उसको यह चूँकि यह एक बीमारी है हार्ट का, तो बच्चा में अगर यह शुरू में ही दिखता है तो शुरू में दिखेगा तो क्या किया जाएगा, उसको जो है उपशामक शैल क्रिया मतलब
पैलिएटिव सर्जरी किया जाता है। तथा जब 5 से 6 वर्ष का बच्चा हो जाता है, जब उसका स्किन पूर्ण रूप से जो है एक आ जाता है शरीर पर अच्छे से, तो जो है उसको अस्थाई शैलोपचार टोटल करेक्शन किया जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। दूसरा यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट है उपशामक शैल क्रिया पैलिएटिव सर्जरी। इसमें महाधमनी में जाने वाली मिश्रित रक्त को किसी वाहिका में इस प्रकार जोड़ते हैं कि यह रक्त फेफड़ों में जाकर शुद्ध होकर आ जाए। इसके लिए निम्न ऑपरेशन प्रचलित है। देखिए, जो उपशामक होता है ना, पहले जो बच्चा होता है, बच्चा जब एकदम बिल्कुल छोटा रहता है, शिशु के टाइप में, थोड़ा 1-2 साल का, तो उस स्थिति में जो है बच्चा को जब सर्जरी पैलिएटिव सर्जरी जब किया जाता है, उपशामक शैल क्रिया, तो इसमें जो अर्टोरा होता है, तो अर्टोरा से जो मिश्रित रक्त को जो है रक्त वाहिका में किसी प्रकार से जोड़ते हैं, संटिंग करते हैं, ताकि, और यह जो होता है टेम्परोरी होता है, ताकि जो रक्त फेफड़ा में जाकर शुद्ध होकर आ जाए। समझ गए? इसके लिए निम्न जो है ऑपरेशन प्रचलित है। उपशामक में हम लोग पढ़े हैं कि यह अस्थायी होता है, 5 से 6 वर्ष के बाद फिर से जो है उसको शैल्योपचार जो है अस्थायी किया जाता है। तो ये जो जब अस्थायी होता है, पैलिएटिव सर्जरी होता है, तो इसमें महाधमनी में जो रक्त जाता है उसको जो है किसी वाहिका में इस प्रकार जोड़ते हैं, मतलब जो महाधमनी में जाने वाला जो रक्त है, जो मिश्रित रक्त है, उसको किसी वेसल्स में इस प्रकार से जोड़ देते हैं, संट कर देते हैं, ताकि जो फेफड़ा में रक्त जाकर शुद्ध होकर आ जाए। और इसके लिए निम्न ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें अर्टोरा को जो है, जो अर्टोरा में रक्त जा रहा है वो कहाँ जाए, फेफड़े में जाकर शुद्ध होकर आ जाए। तो इसके लिए निम्न सर्जरी कौन कौन सा है देख लीजिए। ब्लेलॉक टॉसिंग संटिंग, ब्लेलॉक्स टॉसिंग संटिंग, पॉट्स संट, उसके बाद है वाटर स्टोन संट। ये 3 प्रकार से सर्जरी किया जाता है जो पैलिएटिव सर्जरी होता है। समझ गए ना? ये होता है टेम्पोररी, जैसे ब्लेलॉक टॉसिंग संटिंग, पॉट्स संट और वाटर स्टोन संट। ये 3 जो है संट लगा कर जोड़ दिया जाता है, ताकि जो पल्मनरी में जो मिश्रित रक्त जा रहा है वो क्या हो, ऐसे फेफड़ा में सीधा जाए और छन के वापस आ जाए। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट आपका दूसरा है संपूर्ण शैल क्रिया। संपूर्ण शैल क्रिया होता है टोटल करेक्शन। बालक की पर्याप्त वृद्धि के बाद 5 से 6 वर्ष की उम्र के पश्चात ओपन हार्ट सर्जरी, VSD व फुफ्फुसीय धमनी संकुचन, पल्मोनरी स्टेनोसिस को ठीक करते हैं। देखिए, जब बच्चा को जब पैलिएटिव सर्जरी हो गया है तो 5 से 6 वर्ष में बच्चा को पूर्ण रूप से सभी अंग जो है विकसित हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ओपन हार्ट सर्जरी किया जाता है। ओपन हार्ट सर्जरी किया जाता है और इसमें जो VSD होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टक जो डिफेक्ट है उसको, और जो फुफ्फुसीय धमनी संकुचन है, पल्मोनरी स्टेनोसिस, इसको जो है क्या किया जाता है, सर्जरी करके ठीक करते हैं। समझ गए ना? तो ये आपका होता है संपूर्ण शैल क्रिया में। और पहला जो था उसमें क्या होता था कि इसमें सिर्फ अर्टोरा को जो है सही करते थे। अर्टोरा में जो रक्त जा रहा था उसको जो है किसी वाहिका में जोड़ देते हैं, ताकि वो क्या करे, इसमें महाधमनी में जाने वाली जो मिश्रित रक्त को किसी वाहिका में जोड़ देते हैं। जो अर्टोरा में मिश्रित रक्त जाता है वो उसको किसी वेसल्स में जोड़ देते हैं, ताकि वो जो है फेफड़ा में जाकर शुद्ध होकर आ जाए। तो ये उपशामक था, पैलिएटिव सर्जरी था, जिसमें जो है ब्लेलॉक टॉसिंग संट और पॉइंट शॉर्टिंग, उसके बाद है टासर स्टोर संट। समझ गए? और दूसरा संपूर्ण टोटल करेक्शन, जहाँ पे टोटल जितने भी हार्ट में प्रॉब्लम है TOF में, उसको जो है यहाँ पे करेक्ट किया जाता है 5 से 6 वर्ष की उम्र में। और इसमें VSD और पल्मोनरी स्टेनोसिस को ठीक किया जाता है सर्जरी करके, ओपन हार्ट सर्जरी के द्वारा। समझ गए? चलिए, तो ये तो हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर, मंदबुद्धि या हरास के बारे में। ठीक है, देखिए इसका कॉज, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन सब पूछेगा। देखिए, बुद्धि हरास, मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक विमंदिता वह अवस्था जिसमें बुद्धिमत्ता औसत से कम एवं अनुकूलित व्यवहारों यथा सोचना, सीखना, सामाजिक व्यवहार व सांस्कृतिक समायोजन इत्यादि में विकार या कमी हो। देखिए, मेंटल हरास या बुद्धि हरास वो होता है मेंटल रिटार्डेशन जिसमें मानसिक विमंदिता मतलब मानसिक विमंदिता या मानसिक हरास या बुद्धि हरास वह अवस्था होता है जहाँ पे बुद्धिमत्ता औसत से कम होता है। मतलब जो एक नॉर्मल बच्चा का जो एक IQ लेवल होना चाहिए उससे कम होता है, जिसके कारण उसका व्यवहार, उसका सीखने का क्षमता, सोचने का क्षमता, उसके अंदर जो
सामाजिक व्यावसायिक और कल्चर के साथ जो एडजस्टमेंट बनाने का जो क्षमता है उसमें कमी आ जाता है और जो है उसके अंदर जो है ये समस्या विकार के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है, और यही जो है आपका होता है मेंटल रिटार्डेशन। समान बुद्धिमत्ता IQ 70 से कम होने पर उसे मंद बुद्धि बालक मेंटली रिटार्डेड की श्रेणी में रखते हैं। जब किसी बालक का IQ लेवल 70 से कम हो जाता है तो उस बालक को जो है मेंटल रिटार्डेशन मंद बुद्धि के श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, समझ गए ना कि मंद बुद्धि क्या है। तो मंद बुद्धि एक ऐसा अवस्था होता है जहाँ पे जो है बुद्धिमत्ता मतलब जिसमें IQ जो होता है IQ लेवल 70 से कम हो जाता है, जिसके कारण उसका जो बुद्धि है औसत से कम होता है और उसका जो व्यवहार है, जो सीखने सोचने समझने का जो क्षमता है, जो व्यवसायिक जो सांस्कृतिक समायोजन बनाने का जो क्षमता है उसमें कमी आ जाता है। तो यही ना होता है, जब व्यक्ति के मंद बुद्धि होता है तो क्या करता है, वो बहुत सारे चीज़ों को अपने अंदर नहीं समाहित कर पाता है, चीज़ों से जो है वो तालमेल नहीं बैठा पाता है, मंद बुद्धि के हो जाता है, उसका बुद्धि कम काम करता है। कम काम करेगा तो यही ना होगा कि किसी के साथ तालमेल नहीं बैठेगा, वो जहाँ रहेगा अपना एक बुड़बक की तरह रहेगा। तो यही सब होता है मंदबुद्धि में। तो ये समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसका कारण देखते हैं कि आखिर कारण क्या होता है मंदबुद्धि होने का। ठीक है, देखिए तो एक होता है इडियोपैथिक अज्ञात, कुछ अज्ञात कारण भी हो सकता है जो ज्ञात नहीं हो और वो मंदबुद्धि हो गया हो। ठीक है, तो अज्ञात भी होता है। अनुवांशिक व गुणसूत्रीय संबंधी जीनेटिक्स और क्रोमोसोनल, जीनेटिक्स होता है माता पिता के, अनुवांशिक भी हो सकता है कि आपके फैमिली में अगर कोई मंदबुद्धि का बच्चा अगर पहले जन्म लिया हो तो हो सकता है कि उस बच्चा में उसका अंश आ गया हो। तो ये जो है जीनेटिक्स भी होता है, क्रोमोसोनल भी होता है। ठीक है, जन्म पूर्व कारक प्रीनेंटल कॉज जैसे रूबेला संक्रमण। देखिए एक होता है जन्म पूर्व, एक होता है जन्म के दौरान और एक होता है जन्म के बाद। मतलब जन्म पूर्व मतलब कुछ ऐसे संक्रमण जो माता को हुआ हो, वो इफेक्ट जो है चूँकि बच्चा गर्भ में है तो अपना सभी क्रिया माता के द्वारा ही करता है। तो ऐसे में अगर माता को कोई संक्रमण अगर इफेक्ट किया है तो उस कंडीशन में वो जो है बच्चा को भी इफेक्ट कर सकता है और उसके कारण अगर हुआ है तो ये जन्म पूर्व कारक होता है। समझ गए, जैसे रूबेला संक्रमण, सिफिलिस, विषाक्तता, माँ की व्यसन लिप्तता। जैसे कोई अगर माता नशे करती है तो उसके कारण उसका बच्चा का प्रभाव पड़ेगा गर्भ में। विषाक्तता, कोई पॉइजनिंग, कोई ऐसे चीज़ें माँ खा ली है जिसके कारण हो सकता है बच्चे को बुरा प्रभाव। सिफिलिस, रूबेला संक्रमण, ये सब जो है आपका कारण बनता है जन्म से पहले का। ठीक है, उसके बाद आपका है पेरीनेंटल कारक। पेरीनेंटल कारक मतलब जन्म के दौरान। अब जन्म के दौरान जब जन्म ले रहा हो बच्चा, उस दौरान प्रसव के दौरान अगर सही चीज़ें ना हो व्यवस्थित तो उस समय अगर चोट लग गया, मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, मस्तिष्क में रक्त स्राव नहीं हो रहा है, समय पूर्व जन्म हो गया हो या लो बर्थ वेट बेबी है, तो इस कंडीशन में जो है बच्चा मंदबुद्धि को हो सकता है। तो ये सब जो है बच्चा जब जन्म लेते रहता है तो उस समय विशेष ख्याल बच्चा को रखा जाता है। ठीक है ना, तो ये सब जो चीज़ें हैं देखा जाता है वहाँ पे। समझ गए, ताकि बच्चे को आराम से उठाया जाता है हाथ में रखकर ही, ताकि बच्चा नीचे ना गिरे, चोट ना लगे, मस्तिष्क में उसका कोई ऑक्सीजन कमी तो नहीं है, मस्तिष्क में रक्त स्राव तो हो रहा है, समय पूर्व जन्म मतलब समय से अगर पूर्व जन्म हो गया है, या लो बर्थ मतलब कम वजन का बेबी नहीं तो है। तो ये सब जो है कारण बनता है उस दौरान। समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट है पोस्टनेंटल कारक। अब पोस्टनेंटल कारक का मतलब होता है कि जन्म के बाद कौन कौन से ऐसे कारण है बन सकता है। तो यहाँ भी जो है बच्चा जन्म के बाद अगर लेगा तो हो सकता है उससे कोई संक्रमण लग जाए, या मेनिंजाइटिस मतलब उसके जो ब्रेन में जो उसका मेनिंजिस है जो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है उसमें जो है संक्रमण या इन्फ्लामेशन हो जाए मेनिंजाइटिस में। एनसेफ्लाइटिस, ठीक है, या कोई ऐसा चोट लग जाए जन्म के बाद में, और मिर्गी वगैरह ये सब कारण बनता है पोस्टनेंटल मतलब जन्म के बाद। ठीक है, ABO व RH असंगता। अब जो असंगता है माता और पिता का, इसमें जो है असंगता मिल सकता है RH फैक्टर में। जन्मकालीन श्वास रोध, जन्म के समय जो श्वास रोध हुआ है वो आगे चल के जो है बच्चा में मंदबुद्धि का कारण बना सकता है। ठीक है, रिस्पायरेशन ऑब्स्ट्रक्शन। समझ गए, तो ये सब चीज़ें जो है याद रखिएगा। तो पेरी और पोस्ट तीनों देख लिए, तीनों कारण। प्री में था आपका बहुत सारे रूबेला संक्रमण, ठीक है, रूबेला संक्रमण, सिफिलिस, विषाक्तता, माँ की व्यसन लिप्तता, पॉइजनिंग, ये सब याद रखिएगा। पेरी के दौरान जैसे चोट लगना, ऑक्सीजन का कम होना, समय से पूर्व हो जाना, वजन कम होना, ये सब। ठीक है, पोस्टनेंटल में था संक्रमण भी होगा, मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, चोट आदि, मिर्गी, ये सब होता है। ठीक है, उसके बाद है ABOH असंगतता और जन्मकालीन श्वास रोध। तो ये सब हो गया। इसका उपचार क्या होता है एक बार देख लीजिए। देखिए इसका कोई औषधि व उपचार नहीं है, इसका जो है कोई औषधीय उपचार नहीं है, क्योंकि यह जो है IQ लेवल
लेवल कम जाएगा तो इस बुद्धि को बढ़ाने के लिए कोई दवाई नहीं आता है। वो सब बाज़ार में जो मिलता है वो सब फालतू का दवाई होता है। वो कंपनी अपने कमाने के लिए आपको जो है IQ लेवल बढ़ाने के लिए, बुद्धि को बढ़ाने के लिए दवाई बेचता है, लेकिन वो सब फालतू होता है। अगर कोई बच्चा मंद बुद्धि वाला है तो इसका कोई जो है औषधि जो है उपचार नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई दवा नहीं है जो कि बुद्धि स्तर, इंटेलिजेंस को बढ़ा सके। ऐसा कोई दवा नहीं है जो कि आपके IQ लेवल को बढ़ा दे, ठीक है। बच्चे की मानसिक योग्यता एवं रुचि अनुसार उसे आजीविका मूलक चिकित्सा प्रदान करना व उसका पुनर्वास ही सर्वोत्तम उपाय है, रिहेबिलिटेशन। समझ गए। देखिए इसमें इसका उपचार में कोई ऐसा दवाई या कोई ऐसा जो है उपचार नहीं है जिससे आप IQ लेवल बढ़ा सकते हैं। समझ गए, ऐसा कोई दवा नहीं है। बच्चे की मानसिक योग्यता एवं रुचि के अनुसार उसे जो है आजीविका मूलक चिकित्सा प्रदान करना, मतलब बच्चे के जिसमें इंटरेस्ट है, बच्चे का जितना ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार और उसके रुचि के अनुसार ही उसके जो है चीज़ों को प्रोवाइड कराएंगे, देंगे तो, और साथ में उसको जो है पुनर्वास का रिहेबिलिटेशन करेंगे तो यही जो है उसमें जो है चेंजेज ला सकता है उसके दिमाग में। बाकी इसका दवाई जो है कुछ ज़्यादा कारगर नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसका रोकथाम कैसे करेंगे। मानिए किसी अगर हो जाता है मंदबुद्धि का, तो हम लोग जो है मंदबुद्धि से होने से रोकने के लिए शुरू में ही क्या क्या रोकथाम करेंगे, प्रिवेंशन देख लीजिए। विकार जन कारक नशा, देखिए विकार जन कारक नशा दवाएं तथा विकिरण से गर्भवती माँ को सुरक्षा प्रदान कराए। अब चूंकि यह गर्भ के दौरान भी प्रभाव पड़ने से बच्चा मंदबुद्धि के हो जाएगा, तो जो भी माँ गर्भ में होती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन, एक्सरे से बचाना चाहिए, ज़्यादा नशीला दवाइयाँ नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं गर्भवती माँ को बचाना चाहिए, ठीक है। दूसरा है विवाह पूर्व रक्त परीक्षण द्वारा असमानता का पता लगाना, ठीक है। अगर बहुत सारे लोगों में आप लोग देखते होइएगा होता है कि जब ब्याह करने जाता है ना तो लड़का और लड़की का जो है ब्लड टेस्ट कराया जाता है और पता किया जाता है कि दोनों का जो है रक्त जो है संगत है या नहीं है, एक ग्रुप का है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है चेक किया जाता है ताकि बाद में बच्चा अगर हो तो कोई इफेक्ट ना पड़े। समझ गए। चलिए नेक्स्ट है कि उपयुक्त प्रसव देखभाल, प्रसव के दौरान जब डिलीवरी हो उस दौरान जो है अच्छे से देखभाल होना चाहिए ताकि बच्चे को कोई चोट वगैरह ना लगे, ऑक्सीजन का कमी ना हो, ठीक है। चौथा है माता पिता में जेनेटिक विकार होने पर संतानों उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए। अगर माता पिता में कोई जेनेटिक समस्या है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो जो है माता पिता को चाहिए कि वो जेनेटिक जो है वो जो है बच्चा को उत्पत्ति ही ना करे खुद से। समझ गए। तो ये आपका होता है, ये सब है, लेकिन कौन मानता है, जैसा भी हो चाहिए, इसलिए आदमी अपना उत्पत्ति कर लेता है, बाद में झेलते रहता है, वो बात अलग है, ठीक है। पाँचवा है प्रस्तुति अस्पताल में ही होनी चाहिए। अब देखिए आवश्यक देखभाल के लिए ज़रूरी है कि जो प्रस्तुति हो, जो डिलीवरी हो वो अस्पताल में होनी चाहिए ताकि बच्चे को देखभाल अच्छा से हो सके। समझ गए। नेक्स्ट है रक्त संबंधियों में विवाह नहीं करनी चाहिए। अब जो रक्त संबंधी है उसमें विवाह क्यों नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए कि मान गए अगर आपका ब्लड का रिलेशन है तो ब्लड के रिलेशन है तो आपका जेनेटिक्स प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपके ब्लड का रिलेशन है तो अगर कोई मंदबुद्धि का आपके ब्लड में और रिलेशन में होगा तो अगर आप विवाह करते हैं तो उसका प्रभाव जो है आपके बाल बच्चे पर पड़ेगा। इसलिए जो है रक्त के संबंधियों के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि 35 वर्ष से कम उम्र के पश्चात महिलाओं को गर्भधारण से बचना चाहिए, ठीक है। मतलब 35 वर्ष से उम्र के बाद जो महिला होती है उसको गर्भधारण करने से बचना चाहिए, क्योंकि 35 वर्ष की उम्र जो है बाद जो है महिलाओं की कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़ों में प्रॉब्लम आने लगता है और ये बच्चों पर प्रभाव डाल सकता है, ठीक है। आठवां है यदि एक बच्चा मंदबुद्धि हो तो अगले गर्भधारण से पूर्व विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श ले। अगर बच्चा मंदबुद्धि का हो गया हो तो उस कंडीशन में जो अगला बच्चा है या होने वाला है तो जो है उससे परामर्श लेना चाहिए डॉक्टर से, ठीक है, ताकि अगला भी बच्चा उस प्रकार से ना हो। प्रसव के दौरान पूर्ण सुविधा होनी चाहिए ताकि जन्म के समय चोट व अश्वसन के कारण होने वाली मंदबुद्धिता को रोका जा सके। अब नेक्स्ट है कि अगर डिलीवरी के समय अगर जो है अश्वसन रोकने के लिए पूर्ण जो है अश्वसन मतलब क्या चीज़ है, एस्फैक्सिया आश्वासन और ट्रॉमा मतलब चोट से बचने के लिए पूर्ण जो है चीज़ें उपलब्ध होना चाहिए, संपूर्ण सुविधा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों को पूर्ण अपनत्व, प्रेम, श्रेष्ठ पोषण, उचित टीकाकरण एवं संवेदी उद्दीपन प्रदान करें और बच्चे को जो है पूर्ण रूप से लाड़ प्यार दे, दुलार दे, अच्छा पोषण दे, टीकाकरण दे और स्टिमुलेटिंग दे ताकि बच्चा जो है अपना ज्ञान बढ़ा सके आगे की तरफ। समझ गए। तो इन सभी चीज़ों के द्वारा रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से रोकथाम है, जिससे मेंटल रिटार्डेशन रोकेगा, बच्चों को प्यार दुलार देकर, टीकाकरण देकर, पोषण देकर, प्रसव के दौरान जो है ऑक्सीजन की कमी, अश्वसन को रोकने के लिए, चोट
को रोकने के लिए विशेष सुविधा होना चाहिए। मंदबुद्धि होने पर अगर एक बच्चा मंदबुद्धि का हो गया है, अगर दूसरा बच्चा अगर होने वाला है तो उसके लिए विशेष परीक्षण देखभाल करवाएं डॉक्टर से, ठीक है। 35 वर्ष की उम्र के बाद स्त्रियों को जो है गर्भधारण करने से बचना चाहिए। रक्त संबंधियों में विवाह न करें, प्रस्तुति अस्पताल में ही करवाना चाहिए। माता पिता में जेनेटिक विकार होने पर संतानों उत्पत्ति नहीं करना चाहिए, संतान की उत्पत्ति नहीं करना चाहिए। उपयुक्त देखभाल पर सर्वपूर्व जो है देखभाल करना, मतलब डिलीवरी से पूर्व जो है पूर्ण देखभाल करना चाहिए। विवाह पूर्व जो है रक्त परीक्षण द्वारा असमानता का पता लगाना। अगर विवाह से पूर्व जो है रक्त परीक्षण हो जाएगा तो जो असमानता है वो क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा, ठीक है। और विकार जन जो कारक है जैसे नशीली दवाएं, एक्सरे, विकिरण, ये सब गर्भवती माता को ये सबसे बचाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से कर मेंटल रिटार्डेशन होने से रोक सकते हैं। बाकी इसका जब हो चुका है किसी बच्चा में तो कोई दूसरा उपाय दवाई वगैरह जो है नहीं है, बस रिहेबिलिटेशन और उसके रुचि के अनुसार काम करना पड़ेगा, तो जाके थोड़ा मोड़ा उसमें जो है सुधार हो सकता है। बाकी समझ गए होंगे आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग जाइए rmnursing.blogspot.com पर, वहाँ पे पढ़िए, अच्छे से ध्यान दीजिए और पढ़िए, खूब पढ़िए। आप लोग के लिए हम हर मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग पढ़िए, फ़ायदा उठाइए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।